हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। पिनाकल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, पिनाकल ट्यूटोरियल आपके लिए क्लास 12 बोर्ड 2026 के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है। इस क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन जो है वैसे 3 महीना रखा गया है, लेकिन 3 महीना नहीं चलेगा। लगभग मान के चलिए 60 से 65 क्लासेज में ये आपका जो क्रैश कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ाएंगे कैसे? एक्चुअली पढ़ाना हम लोगों को सारा सिलेबस है, सारे सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, टोटल बोर्ड के PYQ क्वेश्चंस जो है कराएंगे, जिससे आपका बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सके, है ना। पूरे क्रैश कोर्स को पढ़ाने का जो तरीका है वो है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा ये आपका, ठीक है। तो चलिए इन सभी बातों को हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये सारा कुछ समझते हैं। तो आइए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस एंड वेटेज। सिलेबस एंड वेटेज। सिलेबस एंड वेटेज देखते हैं हम लोग। इसमें जो पहला यूनिट है आपका, इसमें जो पहला यूनिट है यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये पहला चैप्टर है आपका। इसमें दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद आता है आपका, चलिए इसका वेटेज देख लेते हैं। ये दोनों टॉपिक्स है, मतलब यूनिट 1 से लगभग आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है? यूनिट 1 से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है ना। चलिए यूनिट सेकंड में चलते हैं। जो यूनिट सेकंड है आपका, यूनिट दूसरा जो है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट, है ना। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिसेज, और इसमें दूसरा टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ से भी ऑलमोस्ट जो है 12 से 12 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट यूनिट में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट में 12 नंबर के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे यूनिट पर आते हैं हम लोग। तीसरा यूनिट जो है 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज तीसरे यूनिट में आपको मिलता है। इसमें हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ते हैं। तो तीसरा जो यूनिट है आपका, यूनिट 3। यूनिट 3, इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक है आपका वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें पहला यूनिट है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों मैं बता दूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में
कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशियबिलिटी होगा, साथ के साथ डिफरेंशिएशन भी रहता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका तीसरा टॉपिक होता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स चौथा आएगा इसमें। देखो इस इंटीग्रल में जो है तीसरे टॉपिक में हम लोग दोनों प्रकार के इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी और डेफिनिट इंटीग्रल्स भी। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ये सारा मिलाकर इंटीग्रल्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और सबसे लास्ट में जो पांचवा टॉपिक है इसका वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। तो ये था आपका तीसरा यूनिट। और इसका वेटेज कितना है बच्चा? इसमें जो है लगभग आपका बोर्ड में 42 से 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कैलकुलस 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए अगले यूनिट को देखते हैं। अगला यूनिट है, चौथा यूनिट आपका होगा यूनिट 4। इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स एंड 3D, ठीक है ना। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका वेक्टर्स, और दूसरा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। इसकी वेटेज की बात करें तो इसमें लगभग जो है दोनों मिलाकर 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1-2 नंबर आगे पीछे हर यूनिट में, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है ना। लमसम इतने नंबर का पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। तो आपका चौथा यूनिट हो गया। पांचवा यूनिट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, यूनिट 5। पांचवें यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं LPP, ठीक है ना। और इसका वेटेज क्या होगा? ये लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में। एक क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग, अभी तक तो यही देखा गया है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, और लगभग एक क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। तो 5 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है। ऑब्जेक्टिव के साथ इस यूनिट में आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका छठा यूनिट जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी का, यूनिट 6, है ना। और इसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी में आपको पूछेगा लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है? लगभग 10 नंबर, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो बच्चों टोटल हम लोगों को जो पढ़ना है 6 यूनिट पढ़ना है, और 6 यूनिट में जो चैप्टर्स हैं उनको मिला दिया जाए तो 13 चैप्टर्स टोटल पढ़ने हैं। सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 1 साल के कोर्स में टोटल चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, उसी तरह इस 3 महीने के क्रैश कोर्स में भी सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका सिर्फ बदल जाएगा। इसमें हम लोग ब्रीफ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पूरी तरह से
ये जो क्रैश कोर्स है वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसमें मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी संभावना बोर्ड में पूछे जाने की सबसे अधिक होती है, उन सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। उसके अलावा जितने भी बोर्ड के PYQs हैं उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से कराएंगे, है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपका कोई टॉपिक पीछे छूट गया है या अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आपका पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस लगातार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपने देखा कि 6 यूनिट्स पढ़ने हैं और 6 यूनिट्स में 13 चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, है ना। तो हम लोग चलेंगे अब आगे, थोड़ा बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि बोर्ड जो है आपका एग्जाम कैसे लेता है, क्वेश्चंस का पैटर्न्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले आता है MCQs, है ना। MCQs देखो, अभी तक बोर्ड में खास करके बिहार बोर्ड में जो MCQs है वो लगभग जो है आपको 100 क्वेश्चंस देता है। 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, है ना। MCQs में 100 में आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। आंसर कितने का देना है? 50 क्वेश्चंस का आंसर्स करने हैं आपको 50 क्वेश्चंस के। तो MCQs मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे जिसमें से 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस का मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगला जो इसका सेक्शन है, एक्चुअली MCQ का जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए करके रहेगा, है ना। MCQ रहेंगे इसमें। दूसरा जो सेक्शन होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका रहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन सा? शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आपका टोटल जो रहता है क्वेश्चंस, टोटल 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको आंसर कितने का करना होता है? आंसर आपको 15 क्वेश्चंस का करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होगा। इसमें कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो 2 सेक्शन आपने समझा। सेक्शन ए जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगला जो सेक्शन है इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी, सेक्शन सी में टोटल जो है टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको आंसर जो है, आंसर आपको 4 क्वेश्चन का करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का होता है। बात समझ में आया? तो ये 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड रहेगा। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, दूसरा सेक्शन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा और तीसरा सेक्शन जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे तो MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से जो मार्क्स आएंगे आपको वो आएंगे 50 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन से
आपको जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 30 नंबर, 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन से जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 20 नंबर। इस प्रकार से टोटल आपका हो जाता है 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपका सिलेबस क्या है, प्रत्येक यूनिट का वेटेज क्या है, टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, प्रत्येक सेक्शन कितने मार्क्स का है, ये सारा कुछ आपने समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पर। ठीक है ना, जो कि हमारा पहला यूनिट है ना। तो देखिए, जो पहला यूनिट है, एक सेकंड, तो पहला यूनिट है बच्चा, यूनिट 1 जो है, इसमें हमने आपको बताया कि 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है आपका वो है रिलेशंस, फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। और दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे यूनिट 1 में, है ना। अब इस यूनिट के लिए आपको बेसिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो पहला यूनिट है वो टोटली 11th क्लास से रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हमने सेट्स के ऑपरेशंस, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतने बेसिक्स हमें आएंगे तब ये चैप्टर हमको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यूनिट 1 को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग सेट्स को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं समझेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो सेट्स के टाइप्स होते हैं जो कि आगे इसमें ज़रूरत है उसको नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। उसके बाद कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को भी समझेंगे, क्योंकि आगे इस यूनिट में चलकर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें वो बेसिक पता नहीं होगा तो फिर इस यूनिट को समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डर पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे, सेट से लेकर कार्टेशियन प्रोडक्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट को पढ़ने में आपको मदद करेगी, तब जाके ये यूनिट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है ना, तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट क्या होता है ना। तो पहले तो हम लोग बेसिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, और ये जो बेसिक्स है यूनिट 1 के लिए है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है ना। जो सेट है ये क्या है सेट। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं, है ना। सेट का जो बेसिकली आइडिया है वो होता है संग्रह, है ना, या समूह। लेकिन सिर्फ संग्रह या समूह बोलने से सेट डिफाइंड नहीं होता है। सेट को डिफाइंड होने के लिए संग्रह या समूह में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो थिंग्स होते हैं, वे वेल डिफाइंड होने चाहिए, है ना। तभी जाके उनको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। सेट का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक टर्म आया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देगा? सेट देगा। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। अब वस्तुएं सुपरिभाषित कैसे होंगी? देखिए, वस्तुओं को सुपरिभाषित कैसे होती हैं, इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना। ऐसा समझिए कि वस्तुएं जो वेल डिफाइंड हम उसी केस में कहेंगे जब वस्तु के बारे में पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी भी वस्तु को अगर समझना है कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, तो उस वस्तु के बारे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, ऐसे हम बहुत सारे व्यक्तियों से उस वस्तु के बारे में पूछेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। अगर सारे व्यक्तियों की राय उस वस्तु के बारे में एक ही है तो वस्तु को बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड वस्तु है। और ऐसी वस्तुओं का हम कलेक्शन कर लेते हैं तो वो सेट हो जाता है ना। अगर वस्तु के बारे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन, अगर उनकी राय वैरी करती है, मतलब किसी भी एक मत पे एक मत नहीं आता है उन सभी से, तो वो वस्तुएं क्या होती हैं? वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड वस्तुओं के बारे में आप समझ गए। फिर से एक बार इसे समझिए। वेल डिफाइंड वस्तु का मतलब है कि किसी भी वस्तु के बारे में अगर पता करना है कि यह वस्तु वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस वस्तु के बारे में पर्सन टू पर्सन उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अगर सबके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन एक ही है तो वस्तु वेल डिफाइंड होगी। इसमें हम प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में हमने बिहार में पूछा, फिर हमने यूपी में कुछ लोगों से पूछा, फिर हमने दिल्ली में पूछा। अगर सभी जगह के लोग जो हैं उस वस्तु के बारे में एक ही विचार देते हैं, मतलब वस्तु क्या है? वेल डिफाइंड है। अगर विचारों में वेरिएशन होती है, बिहार वाले उस वस्तु के बारे में कुछ और बोलते हैं, यूपी वाले उस वस्तु के बारे में कुछ और बोलते हैं, दिल्ली वाले अगर उस वस्तु के बारे में कुछ और बोलते हैं, इसका मतलब है कि वस्तु के बारे में जो विचार है, जो ओपिनियंस है, उसमें काफी वेरिएशन हो रहा है। तो जब वस्तु के बारे में जो लोगों का ओपिनियन है, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस, अगर उसमें वेरिएशन होगा तो वस्तु वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है। और अगर वेरिएशन नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस सभी का विचार एक ही होगा, तो वस्तु क्या होती है? वो वस्तु आपका वेल डिफाइंड होती है। वैसे सभी वस्तुओं का, वेल डिफाइंड वस्तुओं का जो कलेक्शन होगा वही सेट कहलाएगा। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सेट समझ में आ गया है ना। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्लियर। चलिए, अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। देखिए, बेसिकली सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला तरीका है आपका, वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसको कहीं कहीं आप देखेंगे कि टैबुलर फॉर्म भी लिखा रहता है। टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म पहला तरीका है ये। इसमें वस्तुओं को हम लिस्ट करते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है अपना, वो है, दूसरा जो तरीका होता है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये आपका दूसरा तरीका है। अब इन तरीकों को हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के जो है ना वॉवेल्स हैं, आपके पास गिवन है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो दोनों ही तरीके से हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा डालकर सेपरेट करते हुए करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ध्यान इस बात का रखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग सेट का एलिमेंट बोलते हैं रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गिवन था? वॉवेल्स, है ना। तो अगर हम वॉवेल्स का सेट लिखें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, फिर हम लोग लगाते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है, और फिर जो एलिमेंट्स हैं सेट के उनको कॉमा डालकर इसके अंदर लिख देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अल्फाबेट जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन पांचों को हम लोग क्या करेंगे? कॉमा डालकर लिखेंगे। तो हमारे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर वो होगा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो जब हम लोग सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और पूरे को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर से डिनोट कर देते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं सेट के, उनके गुण धर्म को लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है ना, उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका इस प्रकार से होगा, इसको हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार से। पहले तो हम लोग सेट को डिनोट कर देंगे, ठीक है, पहले हम लोग सेट को डिनोट कर देंगे इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर से, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नोटेशन का यूज करते हैं, और वो नोटेशन होता है x इज सच दैट x, इस प्रकार से, जहां x एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो लिखते कैसे हैं? x इज सच दैट x इज वॉवेल्स, क्या लिखेंगे? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। क्लियर है? तो आपने समझा कि सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, और पूरे व्यवस्था को इंग्लिश के बड़े अक्षर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, इस नोटेशन के साथ x इज सच दैट x, इसको हम एक और तरीका से लिखते हैं, दो नोटेशन यूज करते हैं बेसिकली। एक तो लिखते हैं इस तरह से x, और यहाँ पे रेशियो का सिंबल डालते हैं x, इसको भी वही पढ़ते हैं x इज सच दैट x, या फिर x ऑब्लिक x। इन दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही है, इसको पढ़ते हैं x इज सच दैट
एक्स, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्स इज सच दैट एक्स। इस दोनों में से कोई भी एक नोटेशन उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद जो दिए हुए एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेट के कुछ खास इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारे तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 11th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 12th क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो उस 12th में मदद करेगा उनको पढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको 12th के, है ना, पहले यूनिट को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स में कौन कौन सा टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी, या इसको वॉइड भी बोलते हैं, या इसको नल भी बोलते हैं। एम्प्टी, वॉइड या नल, तीनों एक ही है ना। तो ऐसा सेट होता है ये वॉइड, एम्प्टी या नल, एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना। क्लियर है। चलिए, तो डेफिनेशन क्या होगा, अ सेट having no any element, बात समझ में आया। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं। बेसिकली इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो दिखाते हम लोग इस तरह से हैं। ठीक है, एक लाइन और इसमें लिख लीजिएगा पहले, इट इज डिनोटेड बाई फाई, है ना। कोई भी नल सेट होगा तो उसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। सिंबॉलिकली इसको हम लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास एक सेट है ये, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, तो सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि एक सेट है और इसमें एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, लेकिन इसको लिखना होगा मैथमेटिकली, कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, अगर हमने देख लिया कि जो सेट हमारे पास है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में। तो इस तरह से किसी भी एम्प्टी सेट को या नल सेट को या वॉइड सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझना यह है कि फाई को कभी भी नोट में लिख लीजिएगा कि फाई को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ पावर सेट के केस में लिखा जाता है। उसके अलावा कहीं भी अगर फाई को कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट ही गलत होता है। ठीक है ना। तो एक बात को लिख लीजिएगा यहां पर कि फाई is never written, phi is never written under the curly brackets, phi को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं हम लोग। फाई को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, एक्सेप्ट पावर सेट के अलावा।
ठीक है ना। पावर सेट के अलावा फाई को कहीं भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती है ना, जहां पर जो फाई है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, तो आपने वहां देखना है कि यह जो है पावर सेट के केस में हो रहा है। अगर पावर सेट के केस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा पावर सेट का केस नहीं है तो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है ना, मिस प्रिंट हो सकता है। क्लियर है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट, है ना। देखिए अगला होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो नाम से क्लियर है। फाइनाइट सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब जिसके एलिमेंट्स की गिनती किया जा सके। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, अ सेट हैविंग countable number of element, a set having countable number of elements, countable number of elements, ऐसा सेट जिसमें उसके सदस्यों की गिनती की जा सके, ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसमें आगे है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन ना सके, है ना। तो देखिए, अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके सदस्यों को, जिसके एलिमेंट्स को हम ना गिन सकें, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। इम्पटीट सेट समझ में आया, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या की गिनती की जा सके। उसके बाद इनफाइनाइट सेट जिसके सदस्यों की संख्या की गिनती ना किया जा सके। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना इक्विवेलेंट सेट। आगे है इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इक्विवेलेंट सेट सिंगल सेट नहीं होता है ना। इक्विवेलेंट सेट में दो या दो से अधिक सेट्स होते हैं। क्लियर है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे टू और मोर देन टू सेट्स, टू और मोर देन टू सेट्स having equal number of elements, equal number of elements, equal number of elements, equal number of elements, है ना। दो या दो से अधिक सेट्स जिसमें क्या है, उनके एलिमेंट की संख्या बराबर हो, तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। और एक सेट आपका है इसमें, वो है आपका इक्वल सेट्स। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इक्वल सेट्स में जो होता है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होते ही हैं, साथ के साथ दोनों ही सेट में सेम ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, टू और मोर देन टू सेट्स having equal number of elements
equal number of elements as well as they have same elements समझे? ऐसे दो या दो से अधिक सेट्स जिसमें एलिमेंट की संख्या बराबर हो, साथ के साथ दोनों सेट्स में सेम ही एलिमेंट्स हो, तो वो कहलाता है इक्वल सेट्स। और इक्विवेलेंट सेट क्या है? ऐसे दो या दो से अधिक सेट्स जिसमें सिर्फ एलिमेंट की संख्या बराबर हो, एलिमेंट्स बराबर ना हो, खाली एलिमेंट की संख्या बराबर हो तो इक्विवेलेंट सेट्स, और एलिमेंट के संख्या के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो तो हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम लेट करें, ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, बी में एलिमेंट है ए बी सी। आप यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पर आप देखिए, सेट ए में और सेट बी में दोनों में एलिमेंट तीन तीन एलिमेंट ही है, तो एलिमेंट की संख्या दोनों में बराबर है, तो ये दोनों ए और बी इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर है? और अगर हम ऐसा लिखें, लेट कर लें, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू सी बी ए डी, अगर ऐसा लिख दें तो अब यहां पर आप क्या देखते हो? यहां पर सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 ही एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही वही एलिमेंट सेट बी में है ना? तो हमने क्या देखा कि दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है, साथ के साथ एलिमेंट्स भी दोनों में वही है, सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे है। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है ना? एक और सेट होता है बेटा, उसे भी समझ लीजिए, और वो सेट होता है सिंगलटन सेट, है ना? वो होता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये भी कभी कभी 12th क्लास में इस जो वर्ड का यूज किया जाता है, सिंगलटन वर्ड का यूज किया जाता है, तो इसका मतलब आपको आना चाहिए। सिंगलटन सेट का मतलब होता है अ सेट having only one element, a set having only one element, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्लियर है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मान लो कि आपके पास एक सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, एक और सेट है बी, इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, है ना? तो आपने देखा कि एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है 1, एक दूसरा सेट बी है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है ए, ये दोनों ए और बी कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिया, है ना? अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो है ना बेसिक हैं, इन्हीं की मदद से हम लोग 12th वाला जो पहला यूनिट है उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इस बेसिक को कम से कम 2 बार कम से कम जरूर आप देखिएगा। इससे क्या होगा कि आगे 12th क्लास का जो पहला यूनिट है उसे समझने में आपको मदद मिलेगी बच्चा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं सबसेट क्या होता है ना? आगे हम लोग देखते हैं सबसेट। चलिए, सबसेट क्या होता है? ठीक है, सबसेट क्या होता है? देखिए, सबसेट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना? तो क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट कर लीजिए, एक सेट है अपने पास और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है अपने पास बी और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना? इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है।
आप यहां पर देख रहे होंगे कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बी में भी हैं। सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बी में भी हैं। तो ऐसी ऐसी दशा में सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है? कब बोलते हैं, कब किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते हैं? तो समझिए ध्यान से, जब किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, है ना, जब किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो पहले सेट को, सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। क्लियर है? यहां पर सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सेट बी में प्रेजेंट है, इसलिए सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। इसे डिनोट कैसे करते हैं, सबसेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाई, देखिए इस तरह से लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है? किसी किसी बुक में एक और सिंबल यूज किया जाता है, किसी किसी बुक में एक और सिंबल यूज किया जाता है, वो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार से भी एक सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन जनरली सबसेट का जो सिंबल होता है ये होता है। ठीक है? अब आपसे कोई पूछ दे कि अगर अपने पास कोई एक सेट गिवन है, उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा बच्चों। इसकी जरूरत भी है आगे 12th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के सभी सबसेट्स का, सभी सबसेट्स, ठीक है, कितने होते हैं ये देखना है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेट करते हैं, लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट having n elements, एक सेट है हमारे पास जो नॉन एम्प्टी है, जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of set A is equal to 2 to the power n। ठीक है? तो उस सेट के सभी सबसेट्स की संख्या कितनी होगी बच्चा? 2 के पावर n। क्लियर है? तो किसी सेट का सबसेट्स निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर सेट में n एलिमेंट है तो उसके सभी सबसेट की संख्या 2 टू दी पावर n होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, अगर मान लें, लेट कर लें हम कि हमारे पास एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है A B C। क्लियर है बच्चों? तो टोटल सबसेट्स की संख्या कितनी होगी? देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी होगी? यहां पर देखो, ए में कितनी संख्या है? 3 एलिमेंट है।
ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है 3, तो n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो टोटल सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 बेटा आपको मालूम है कितना होता है 8। क्लियर है? तो आप समझ गए किसी भी सेट के टोटल सबसेट की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई अपने पास सेट ए है और उसमें n एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 टू दी पावर n। क्लियर है? चलिए सबसेट की संख्या समझ में आ गया। एक दो बातें और इसमें हम लोग समझ लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास, अगर मान लीजिए नोट करके लिख लीजिएगा आप, है ना, पहला तो नोट है कि जो आई होता है ना ये सभी सबसेट का, सभी सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला चीज आपको जानना है। दूसरा है आपका जो सेट दिया रहता है ना वो खुद का भी सबसेट होता है, मतलब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है और फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। जो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, इसको याद रखिएगा नोट को, है ना। अगर अपने पास एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन its total number of subsets will be 2 to the power n, है ना। ये फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं, एक बार नोट में भी डाल दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसकी आगे जरूरत है। ओके, एक और इसमें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया है, एक सेट ए है जो एक सेट बी का सबसेट है, और बी भी एक तीसरे सेट का सबसेट है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है, देन इस केस में क्या होगा बच्चा, इस केस में ए जो होगा वो सी का भी सबसेट होगा। क्लियर है ना? तो अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का भी सबसेट होगा। क्लियर है? तो सबसेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन समझते हैं बच्चा, है ना। जो सेट्स पे ऑपरेशंस होते हैं, एक दो ऑपरेशन जानना जरूरी है क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन है क्लास 12th में। एक चीज और मैं भूल गया, आपको यहां बता देता हूं। एक और सेट जो प्रमुखता से क्लास 12th में यूज किया जाता है वो होता है आपका पावर सेट। पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या है? पावर सेट एक्चुअली सबसेट के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पावर सेट में क्या होता है कि जो भी अपने पास कोई सबसेट, जो भी अपने पास कोई सेट गिवन हो तो उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सभी का जो सेट होगा उस सेट का पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो पावर सेट क्या है? पावर सेट है बच्चा a set of all the subsets of a given set,
ऑफ ए गिवन सेट, किसी दिए हुए सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट होगा वो कहलाएगा आपका पावर सेट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जरा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट कर लीजिए कि अपने पास एक सेट है ना, और वो है 1 2 3, ठीक है। अब इसके सारे सबसेट्स हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट्स लिखते हैं। तो पहला सबसेट होगा इसका 5, दूसरा 1 का सेट बनाएंगे एक एक एलिमेंट का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर अब 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो 1 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 1 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 3, ठीक है, और लास्ट में तीनों का 1 2 3 तीनों का सेट। तो ये ए के सारे सबसेट्स हैं। अब इन सारे सबसेट्स को का हम एक सेट बना दें तो वो सेट ए का पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आपके पास सेट ए है तो पावर सेट इज डिनोटेड बाई पी ए। अगर आपके पास कोई सेट ए है तो पावर सेट को हम लोग पी ए से डिनोट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो सेट है वो है ए, जिसमें 3 एलिमेंट है और ये सारे इसके सबसेट्स हैं। तो ए का पावर सेट क्या होगा बेटा बताओ? ए का जो पावर सेट होगा ए के सभी सबसेट्स का सेट होगा। तो इसमें सारे सबसेट्स लिखेंगे। पहला है 5, फिर एक एक एलिमेंट का सेट, एक एक एलिमेंट का सेट, फिर 2 एलिमेंट का सेट, और फिर तीनों एलिमेंट का सेट, ठीक है ना। और ये हो गया बड़ा सा सेट, है ना, सारे सबसेट्स का सेट। ये कहलाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए। इस पर रिलेशन में और फंक्शन में क्वेश्चन मिलेगा, पावर सेट पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो वहां पे पावर सेट जो दिया हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा। किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, अगर यहाँ आप अच्छा से नहीं समझे तो 12th वाला क्वेश्चन जो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आएगा। बहुत ही आसान है। क्या करना है, जो भी आपके पास सेट दिया है उसके सारे सबसेट्स को लिखिए और सारे सबसेट्स का एक सेट बना दीजिए, वो उस गिवन सेट का पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसको हम लोग पी ए से पावर सेट को डिनोट करते हैं, ओके। तो पावर सेट हो गया बच्चा। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग सेट में पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें पहला ऑपरेशन हम लोग देखते हैं यूनियन। देखो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है 2 या 2 से अधिक सेट को मिला देना। 2 या 2 से अधिक सेट को मिलाने से जो तीसरा सेट बनेगा वो कहलाता है यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स, ओके। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे ज़्यादा बेहतर। डेफिनेशन से कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमें समझना है कि 2 या 2 से अधिक सेट का यूनियन क्या होता है। डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, और वैसे भी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। तो देखिए हमने क्या कहा कि यूनियन 2 या 2 से अधिक सेट को मिलाने से जो तीसरा सेट बनेगा उसे हम लोग गिवन सेट्स का यूनियन बोलते हैं। इसमें एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि जब आप 2 या 2 से अधिक सेट्स को मिलाएंगे ना, तो हो सकता है 1 2 3 एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट करे। जो पहले सेट में है हो सकता है वो दूसरे सेट में भी होगा, हो सकता है दूसरे सेट का कोई एलिमेंट तीसरे सेट में भी होगा। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो रिपीट भी करेंगे। तो ध्यान रखना है कि रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है, समझ गए। जब भी आप 2 या 2 से अधिक सेट्स को मिलाएंगे तो रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है,
और ऐसे लिखने से जो तीसरा सेट, जो मतलब आपके पास रिजल्टेंट सेट तैयार होगा, वही उन सेट्स का यूनियन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, यूनियन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू जैसा एक सिंबल होता है, देखिए यूनियन को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है इस प्रकार से, उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चा। देखो, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, देखिए, और वो है 1 2 3 4 5, ये सेट है। एक दूसरा सेट है अपने पास बी, ले लेते हैं, और इसमें है 4 5 6 7 8। एक तीसरा सेट हम लोग ले लेते हैं सी, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं 6 7 8 9 और 10, ये ले लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी निकालो, तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, यूनियन को यू जैसा सिंबल से डिनोट करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, तो मिलाने से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। और इसके लिए हमने क्या बताया कि रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि 4 और 5 ये रिपीट हो रहा है, तो इनको एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। 4 5 रिपीट हो रहा है, इनको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 6 7 और 8। तो देखिए ये अपना बन गया ए यूनियन बी। इसी तरह से आपसे कोई कहे कि आपको निकालना है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या होगा? बी और सी को मिला देंगे, तो मिला दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए मिलाइए, तो ये हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि 6 7 8 ये रिपीटेड एलिमेंट है, इनको एक ही बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रिपीटेड एलिमेंट था 6 7 8। अब आगे है 9 और 10। ठीक है, तो ये बन गया आपका बी यूनियन सी। हम लोग तीनों को भी मिला सकते हैं। देखिए यहां पर अगर आपको निकालना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे? तीनों सेट को मिलाएंगे और ध्यान रखेंगे रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। ठीक है ना? रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, देखिए 4 5 यहां रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे 6 7 8। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब है सी में चलते हैं, तो देखिए 6 7 8 फिर से रिपीट हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 9 और 10। तो ये जो है आपका बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? इतना ही नॉलेज आपको जरूरत था। ठीक है ना, कि दो या दो से अधिक सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगला ऑपरेशन पे। अगला ऑपरेशन है बच्चा इंटरसेक्शन। अगला ऑपरेशन है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है? देखो, इंटरसेक्शन को यूनियन के ठीक उल्टा कर देते हैं। यूनियन का जो सिंबल होता है ना, उसको ठीक उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है ना? और इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट की जरूरत है, न कि हमें डेफिनेशन की आवश्यकता है। ओके, तो देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सेट्स आपके पास गिवन है, तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब ए और बी दो सेट है और ए में कुछ एलिमेंट, ए का कुछ एलिमेंट, बी का कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा ए और बी के, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब ए और बी दो सेट दिए हैं, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा
वो ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाएगा। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा। देखिए, लेट कर लेते हैं कि अपने पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी और इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ये है। तो आपसे कोई पूछे कि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने अभी क्या बताया, दो सेट हैं और दोनों के इंटरसेक्शन को निकालना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनका सेट बनाएंगे। तो आप देखेंगे 4 और 5 दोनों में कॉमन है, 4 5 सेट ए में भी है, 4 5 सेट बी में भी है, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा सिर्फ दो एलिमेंट 4 और 5 जो दोनों में कॉमन थे, तो ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। देख रहे हैं ना कितना आसान है। यूनियन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सेट को मिला देते हैं, रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दो सेट दिए हुए हैं, तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसका सेट बना देते हैं, तो हो जाता है इंटरसेक्शन। इसी प्रकार से एक और ऑपरेशन है आपका, वो है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है बच्चा। इसको आप इधर से घेरा लगा दीजिए ताकि इधर वाला आपका हो गया इंटरसेक्शन। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस है ना। तो देखिए, दो सेट का डिफरेंस निकालने के लिए भी हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखो, लेट कर लेते हैं। ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको निकालना है, देखो अगर ए और बी दो सेट है ना, तो इसके डिफरेंस को ए माइनस बी लिखेंगे या बी माइनस ए लिखेंगे। आई बात समझ में। ए और बी के डिफरेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब ए माइनस बी में क्या होगा, तो ए माइनस बी में कौन पहले आ रहा है, ए आता है, तो हम ए के एलिमेंट को देखते हैं। ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, वही ए माइनस बी होगा। एक बार फिर से समझो, ए और बी दो सेट है, तो ए और बी के डिफरेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है ना। अब ए माइनस बी निकालना है तो सेट ए पर ध्यान होना चाहिए आपका। कहाँ ध्यान होना चाहिए, अगर ए माइनस बी निकालना है तो सेट ए पर ध्यान होना चाहिए। और क्या देखना है कि ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ए का दो एलिमेंट 1 और 2 बी में नहीं है। कौन कौन सा एलिमेंट, 1 और 2 बी में नहीं है। तो ए का जो भी एलिमेंट बी में नहीं है वही ए माइनस बी होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर बी माइनस ए निकालना है तो आपका ध्यान सेट बी पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, सेट बी पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग सेट बी में क्या देखेंगे, हम लोग को देखना है कि सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट सेट ए में नहीं है, ये देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, सेट बी में जो एलिमेंट है आपका कौन कौन सा, 6 और 7। सेट बी का दो एलिमेंट 6 और 7 किसमें नहीं है, सेट ए में नहीं है। क्लियर है ना। सेट बी का दो एलिमेंट 6 और 7 सेट ए में नहीं है, जबकि 3 4 5 इसमें है। तो हमें जो है उसको नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि कौन सा एलिमेंट बी का ए में नहीं है, बी माइनस ए में। तो बी माइनस ए में हमने क्या देखा कि 6 और 7 दो ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में हो जाएगा 6 7। क्लियर है।
तो हमने देखा ऑपरेशन में यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखा। एक और हम लोग ऑपरेशन यहां पर देखेंगे, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हालांकि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। ठीक है ना, 12th क्लास में कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट के लिए। ठीक है, और अगर कहीं पर जरूरत पड़ा तो वहां पे आपको बता देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो, जब भी हम दो एलिमेंट को छोटे वाले ब्रैकेट में कॉमा डालकर लिखते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास दो एलिमेंट है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू नंबर्स, ए और बी दो नंबर्स हैं, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे यहां पर छोटे वाले ब्रैकेट में ए और बी को कॉमा डालकर लिखते हैं। ए और बी को कॉमा डालकर जब लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। क्लियर है। तो जब भी हम दो नंबर को किसी खास ऑर्डर में छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर कॉमा डालकर लिखते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है। अब यहां पर इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चा, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपका इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ध्यान दीजिए, ये है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। दो ऑर्डर पेयर्स अगर बराबर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है और ये बराबर है सी डी के, तो यहाँ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। जो पहला एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट, जो दूसरा इसका एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ए और सी ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बी और डी दोनों का सेकंड एलिमेंट ये कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्लियर है। तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि दो ऑर्डर पेयर जब बराबर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा इस केस में, यहां पर ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब ए सी के बराबर होगा एंड बी डी के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर पेयर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये समझ गए। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। आज बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट सिलेबस शुरू करेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम लेट करें कि ए एंड बी आर टू सेट्स,
हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, देन their Cartesian product, Cartesian product is denoted by A क्रॉस B। दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ना यहाँ पर, ये जो सिंबल है यहाँ पर क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस बोलना है। ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा है, मतलब इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे अगर हिंदी में लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी, दैट इज ए और क्रॉस का सिंबल लगाना है और बी लिखना है, ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो ए और बी दो सेट हो तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब ये क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी ए से बी में बनने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ए क्रॉस बी क्या है? सेट ए से बी में बनने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इट इज द सेट ऑफ all ordered pairs from set A to set B। क्लियर है? क्या है ए और बी? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? It is the set of all ordered pairs from set A to set B। क्लियर है ना? चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अगले पेज पर चलते हैं बच्चा। चलो तो देखो लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है। दूसरा एक सेट है उसमें एलिमेंट है 4 5, ठीक है। देखो अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है मतलब ए से बी में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सभी का सेट। तो देखिए ए से बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसके लिए हमें एक सावधानी बरतनी है, और वो सावधानी क्या है कि हम लोग सेट ए को एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और बी के साथ पेयर करेंगे। इस प्रकार से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कोई भी ऑर्डर पेयर छूटेगा नहीं, ए से बी में बनने वाले सारे ऑर्डर पेयर का लिस्ट आ जाएगा अपने पास। ओके, तो चलिए करते क्या है कि सेट ए का एक एलिमेंट उठाते हैं और इसे बी के साथ पेयर करेंगे। तो देखिए 1 का पेयर 4 के साथ करेंगे तो 1 4 हो जाएगा, 1 का पेयर 5 के साथ करेंगे तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का पेयरिंग हो गया बी के साथ। इसी प्रकार से हम दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे और फिर सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ बनेगा 2 4 और 2 5, 2 पेयर बनेगा। फिर हम तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे और बी के एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3 4 एंड 3 5। तो इस प्रकार से हमने देखा ए से बी में जितने भी ऑर्डर पेयर थे वो सारे बन गए और इन सभी का सेट बना दिया। तो क्या कहलाया? ए से बी में ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम लोगों को बी क्रॉस से निकलना हो तो, अगर बी क्रॉस से निकलना हो तो सेम प्रोसेस को हम लोग बी से शुरू करेंगे ए के तरफ, ठीक है। मतलब क्या करना है, बी के एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे और ए के साथ पेयर करेंगे बच्चा। तो चलो बी का 4 उठाते हैं और ए के साथ पेयर करेंगे तो क्या बनेगा? 4 के साथ 1 आएगा, 4 1, 4 के साथ फिर 2 आएगा, 4 2, 4 के साथ 3 आएगा, 4 3। 4 का पेयरिंग हो गया है ना सेट ए के एलिमेंट के साथ। अब हम लोग 5 का पेयरिंग करेंगे एक सेट ए के एलिमेंट के साथ। तो क्या क्या बन जाएगा?
5 के साथ 1 आएगा तो हो जाएगा आपका 5 1, 5 के साथ 2 आएगा तो बनेगा 5 2, और 5 के साथ 3 आएगा तो बनेगा 5 3। तो इस प्रकार से हम लोग दो गिवन सेट हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोसेस जो हमने कहा ध्यान देना है, तो आपको जब भी किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ध्यान इस बात का देना है कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा सेट पहले आता है। जो सेट पहले आता है उसके एलिमेंट्स को एक एक करके उठाना है और दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना है। इस प्रकार से सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, उनका सेट निकाल दीजिएगा, उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली एक प्रॉपर्टी इसका है, जनरली ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या आपसे पूछे कि कितनी होगी, तो ए में एलिमेंट की संख्या को बी के एलिमेंट की संख्या के साथ गुणा कर दीजिए तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का मतलब है ए में एलिमेंट की संख्या और बी में एलिमेंट की संख्या। ठीक है बच्चा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था बेसिक में आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इनको आप अच्छी तरह से जान लेंगे तभी आप यूनिट 1 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसे 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, तभी आपको यूनिट 1 समझ में आएगा बच्चों। अगला जो लेक्चर होगा हम लोग यूनिट 1 आपके सिलेबस से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।